Hello, bachcho. Let's start this question. So this question says, for the sake of simplicity, assume that planets revolve around the sun. Planets revolve around the sun in circular orbits. Prove Kepler's second and third law. Kepler's second and third law from mathematical consideration. चलिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, केपलर्स लॉ पर बेस्ड है। हमें यहाँ पर केपलर्स लॉ को क्या करनी है, प्रूव करना है। तो केपलर्स लॉ क्या है, इसका की कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उसने फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा कि प्रूफ केपलर सेकंड लॉ। ठीक है, पहला पार्ट लिखते हैं यहाँ पर, केपलर की सेकंड लॉ का हमारे यहाँ पर प्रूफ है क्या, केपलर की जो सेकंड लॉ है। देखिए केपलर सेकंड लॉ कहती क्या है, केपलर सेकंड लॉ कहती है कि इफ ए प्लेनेट ऑफ मास एम, अगर क्या है, मान लीजिए आपका क्या है, कोई सर्कुलर ऑर्बिट है, ये क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट है, और कोई प्लेनेट है जिसका मास क्या है, मान लीजिए एम है, ये आपका एक प्लेनेट है, और ये यहाँ तक की जो उसकी डिस्टेंस है, ये क्या है, आपकी रेडियस है आर। ठीक है, अब देखिए किसी टाइम टी पर ये प्लेनेट आपका यहाँ पर है। ठीक है, ये एक अर्थ है, अर्थ के अराउंड मान लीजिए अर्थ का मास, यहाँ पर हम मास ऑफ अर्थ एम से डिनोट कर रहा हूँ, और ये प्लेनेट है, प्लेनेट का मास मैं यहाँ पर स्मॉल एम कह के यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ, ये क्या है, स्मॉल एम। तो ये केपलर्स की जो केपलर सेकंड लॉ कहती है कि ये मास क्या है, अभी यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट के यहाँ पर है, कुछ टाइम बाद ये मास क्या होगा, यहाँ पर आएगा, ये ऑर्बिट करते करते कुछ टाइम बाद, इस कुछ टाइम बाद अपनी इसकी पोजीशन ये हो जाएगी, और यहाँ पर मान लीजिए इसका टाइम क्या है, टी प्लस डी टी। तो टी टाइम पर ये इनिशियली यहाँ पर था, और टी प्लस डी टाइम पर यहाँ पर पहुंच गया है। ठीक है, अब देखिए इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है, मान लीजिए जो डिस्प्लेसमेंट किया है उसने यहाँ पर से एंगल बना रहा है, कितना, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। और सच दैट जो टीटी है, डीटी टाइम पीरियड है, डीटी टाइम इज ए वेरी स्मॉल टाइम पीरियड। डीटी क्या है, आपका बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड है, यहाँ पर मैंने लिख लिया डीटी इज स्मॉल टाइम। ठीक है, डीटी आपका स्मॉल टाइम है। तो केपलर सेकंड लॉ कहता है कि द if a planet is revolving around the sun, then it sweeps out equal area in equal interval of time, sweeps out equal area in equal interval of time। और दूसरा जो उसका स्टेटमेंट होता है, ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर मोमेंटम। जितना भी वो क्या करेगा आपका, एक इक्वल, जितना भी आपका एरिया स्वीप्स आउट करेगा किसी टाइम इंटरवल dt में, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, आपका एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय 2 टाइम्स मास के इसके इक्वल होता है, या फिर इसको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, केपलर सेकंड लॉ के प्रूफ को। तो देखिए इसने क्या किया, टी प्लस डी टी टाइम पर जितना आपका यहाँ पर टाइम पीरियड, इसने देखिए टी से टी प्लस डी टाइम पे यहाँ पर इतना क्या किया, एरिया इसने शिफ्ट आउट किया है, ये इसका क्या है, एरिया। कोई प्लेनेट था जो इनिशियली आपका यहाँ पर था, इनिशियली प्लेनेट यहाँ पर है, और कुछ डीटी टाइम बाद वो प्लेनेट आपका यहाँ पर आ गया। तो उसने क्या किया, डीटी टाइम पीरियड में इतना एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया क्या किया उसने, कवर किया है। तो हमें ये एरिया निकालना है, और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, और ये प्रूव करना है कि जितना भी इसने एरिया कवर किया है, वो किसी कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली केपलर सेकंड लॉ का स्टेटमेंट। तो अभी देखिए हम इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं, ये क्या है, आपका एक ट्रायंगुलर सेक्टर है। ट्रायंगुलर सेक्टर का हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया कितना होगा इसका, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये आपका हाफ इंटू बेस, बेस आप कह सकते हैं यहाँ पर, जो इसकी रेडियस है, ये क्या है इसकी रेडियस, ये क्या होगा इसका बेस हो गया इस ट्रायंगल का। तो आपने इसको बेस कह दिया, इनटू हाइट, हाइट कह दीजिए या फिर बेस किसी को भी कह सकते हैं, क्योंकि जो एरिया है ये क्या है, बहुत ही, जो dt टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है। तो ये आपका आर है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये जो आपका आर्क है, आर्क की लेंथ कितनी जाएगी यहाँ से, आर डी थीटा। तो आर डी थीटा क्या आ गया हमसे, आपकी आर्क की लेंथ। तो जो आपकी एरिया आ गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर बाई टू इंटू डी ऑफ थीटा। ये क्या आ गया आपका, यहाँ से एरिया आ गया। ठीक है, अब ये एरिया आ गया, अब इस एरिया को हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हम लिख सकते हैं इसे डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी का लिखेंगे हम यहाँ से डी बाई डी टी ऑफ द आर स्क्वायर बाई टू इंटू डी थीटा। ये क्या आ गया आपका, एरिया का हमने टाइम के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो देखिए आर स्क्वायर बाई टू आपका क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर ले लीजिए, और अंदर क्या बचेगा आपका, डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी क्या आएगा आपके अंदर, यहाँ पर बच जाएगा। अब देखिए डी थीटा बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं हम, आर स्क्वायर, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा आपका, एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होगा। इसको हमने क्या लिख लिया, आर स्क्वायर ओमेगा बाई टू। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारा इतना आ गया डी ए बाई डी टी, ये क्या आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया जो आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसका रेट हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया है। अब देखिए इसको आप क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर वन, इसको आप यहाँ से कह सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब देखिए अब हम इसमें फर्दर क्या करें, इसमें हम फर्दर अगर हम
हमें क्या करना है, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम प्रूव करना है, तो हम इसको दोनों साइड मास से डिवाइड कर देते हैं। जो आपकी इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड है, इसमें दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लिखते हैं कि एम आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाई, ऊपर मास से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी हम मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। एम आर स्क्वायर ओमेगा जो आपका यहाँ से आ चुका है, एम आर स्क्वायर ओमेगा क्या होता है आपका यहाँ से, एम आर स्क्वायर ओमेगा यहाँ से जो आपका आ गया है, एम आर स्क्वायर ओमेगा को हम लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए एम इंटू आर इंटू ओमेगा इंटू ऑफ योर आर डिवाइड बाई अवर 2 टाइम्स एम। ठीक हो गया। हमने क्या किया, एक आर को अलग कर दिया। अब ये जो आर ओमेगा है, आर ओमेगा क्या होता है आपका लीनियर वेलोसिटी, तो हम लिख सकते हैं इसको एम इंटू वी डिवाइड बाई आर डिवाइड बाई अवर 2 एम। तो एम वी आर क्या होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम एल लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2 एम। तो देखिए हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि जो रेट ऑफ एरिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो आपका आ रहा है टाइम के साथ साथ, जो एरिया चेंज हो रहा है, इट इज कमिंग अप टू बी एल बाई 2 एम। एल क्या है आपका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। अगर कोई भी प्लेनर मोशन हो तो उसमें एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई एम। तो ये क्वांटिटी क्या आती है आपकी, एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल आती है। तो ये पूरी क्वांटिटी आपकी क्या होगी, कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल होगी। और यही क्या आपका केपलर्स की सेकंड लॉ है। केपलर्स की सेकंड लॉ आपकी यही है, क्योंकि जो इसमें आपका जो एक्सटर्नल टॉर्क लगता है, एक्सटर्नल टॉर्क कितना लगता है यहाँ पर, जीरो लगता है। तो एक्सटर्नल टॉर्क अगर आपका जीरो लगता है तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए आपका, कंजर्व होना चाहिए। तो इसको हम दूसरे स्टेटमेंट में ये भी बोल सकते हैं कि इफ ए प्लेनेट इज मूविंग अराउंड द सन, अगर कोई प्लेनेट आपका सन के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, देन इट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। so this is the mathematical this is a mathematical represent derivation of our Kepler's second law of motion. ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, थर्ड लॉ पर ऐसे यहीं से मूव करते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ से थर्ड लॉ को प्रूव करेंगे, तो उसको हम पार्ट भी लिख लेते हैं, केपलर थर्ड लॉ। केपलर थर्ड लॉ को अब यहाँ से हम प्रूव करते हैं। तो देखिए केपलर थर्ड लॉ में क्या होगा, केपलर थर्ड लॉ में हम लिख सकते हैं कि जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसके इक्वल होता है, आपका फोर्स ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स के यहाँ पर इक्वल होगा। तो अगर हम इन दोनों फोर्सेस को इक्वल कर लेंगे तो आएगा जी टाइम्स मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट को हम स्मॉल एम मानते हैं, और मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और इनके बीच में आपको जो सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा उसे लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये क्या हो गया आपका सेंट्रिपिटल फोर्स। तो देखिए यहाँ से एक आर से आपने ये आर कैंसिल कर दिया, स्मॉल एम से आपने स्मॉल एम सेट कैंसिल कर दिया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर की जो आपकी वैल्यू आएगी, ये कितनी आएगी, जी एम ई डिवाइड बाई आर। तो ये आपकी क्या आ गई, वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया। तो देखिए अब हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपका वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, देखिए v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये आपका लीनियर स्पीड और आपका एंगुलर स्पीड को क्या करता है, कनेक्ट करता है। वेयर v इज द लीनियर स्पीड, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड एंड r इज द रेडियस जिसमें वो मूव कर रहा है। यहाँ पर r क्या है, इसका स्मॉल r है, तो हम इसको v इज इक्वल टू ओमेगा लिख सकते हैं। तो देखिए v इज इक्वल टू ओमेगा आर हमने इसमें यहाँ पर पुट किया, तो ये हो जाएगा ओमेगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर। इसको हम से लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, यहाँ से जाएगा इंटू आर से मल्टीप्लाई भी, तो आर क्यूब इज इक्वल टू जी इंटू एम इंटू ई। यहाँ से हमने स्क्वायर से लिख लिया। तो देखिए अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। ओमेगा जो होता है आपका, ओमेगा होता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये क्या हो जाएगा, 2 पाई डिवाइड बाई टाइम पीरियड। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा को हम लिख सकते हैं 4, ओमेगा स्क्वायर को 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू ऑफ योर आर क्यूब। इसको हम यहाँ से जी टाइम्स ऑफ मास ऑफ ई, मास ऑफ अर्थ लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर आपका आर क्यूब के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं। देखिए टी स्क्वायर आपका क्या आ रहा है, यहाँ से टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू यर आर क्यूब के प्रोपोर्शनल आ रहा है। और हम यहाँ से फैक्टर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर क्या जाएगा आपका, टी आपका यहाँ पर क्या है, टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब, तो हम लिखते हैं 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम इंटू ई। तो देखिए ये आपका क्या आ गया, टी स्क्वायर की वैल्यू आ गया। टी स्क्वायर क्या है आपका, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, देखिए 4 आपका कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, डिवाइड बाई जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ दिस इज आल्सो कांस्टेंट। तो उसको कांस्टेंट टाइम्स आर क्यूब लिख सकते हैं। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू अवर आर क्यूब। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द केपलर्स थर्ड लॉ। ये केपलर्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है। केपलर्स थर्ड लॉ कहती है
the square of the time period of a planet which is revolving around the earth is proportional to the cube of the रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। क्यूब क्या होता है, उसके जो जिस ऑर्बिट में अगर आपकी जो सैटेलाइट है वो मूव कर रही है, उसका जो रेडियस का जो क्यूब होता है इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो दिस इज अवर केपलर्स थर्ड लॉ, और यहाँ पर हमने क्या कर लिया, दिस इज हियर प्रूव। दिस इज द प्रूफ ऑफ द केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, केपलर्स थर्ड लॉ, और ये क्या आपकी केपलर्स सेकंड लॉ का यहाँ पर प्रूफ है। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.